हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज हम छठे क्लास का पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। कह रहा है कि रसीदा का सवाल। ठीक है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे यह जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा कोई लड़की थी जो कि बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसका निगाह हेडलाइन पर गया। बहुत सारे ऐसे आता है, न्यूज़पेपर आप भी पढ़ते तो उसमें एक हेडलाइन दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो सोचने लगे कि आखिर कैसे कोई पता कर सकता है कि आखिर इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कैसे पता लगा। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। अगर हमको कल के बारे में जानकारी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के से हम जानकारी ले सकते हैं या फिर हम टेलीविजन देख सकते हैं। ठीक है, आज के ज़माने में चले तो हम यूट्यूब वगैरह से भी, यूट्यूब से तो हम आज का आज क्या हुआ ये भी हम पता कर सकते हैं, कल क्या हुआ ये पता कर सकते हैं, 2 दिन पहले क्या हुआ था ये हम पता कर सकते हैं। लेकिन ये तो रहा बात अगर मान लीजिए कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले का बात हो तो ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान के चले कि 5 साल 10 साल या फिर 15 साल पहले क्या हुआ था ये जानकारी चाहिए तो हम कैसे पता करेंगे, या 100 वर्ष पहले कोई चीज का जानकारी चाहिए तो कैसे पता करेंगे। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। वही करा कि अगर मान लीजिए कि साल भर पहले क्या हुआ था या 2 साल पहले क्या हुआ था या 5 साल पहले क्या हुआ था ये जानकारी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि उस समय जो व्यक्ति हो उससे इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जैसा सिंपल सा बात है कि देखिए जब हम लोग का जन्म होता है तो एकदम जब जन्म हुआ तब तो नहीं याद रहता है कि क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन हम लोग अपने जन्म के समय की कहानियां सुने रहते हैं। अपने घर परिवार में नाना हो, नानी हो, पापा मम्मी, कोई ना कोई से हम लोग कहानी सुने रहते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ था ना तो इस तरह हुआ था उस तरह हुआ था। तो हमको कैसे पता चलता, उस समय जो व्यक्ति रहते हैं सामने में वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे घटना हुई थी। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। देखिए हम अतीत में जाके क्या क्या जानकारी कर सकते हैं, तो हम जानकारी ले सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे। साथ ही जैसे कि देखिए आज के जमाने में डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग के मन में, बहुत से लोगों के मन में ऐसा, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, जब छोटा थे बचपन में हम लोग भी पढ़ते थे तो मन में ख्याल आता था कि अच्छा सच में हम लोग के पूर्वज कैसे रहते थे। उन लोगों का हाथ पर मान लीजिए चोट लग जाता होगा हाथ पैर में तो वो कहाँ दिखाते होंगे, क्या उस समय डॉक्टर था। ठीक है, तो ये सब जानकारी अगर मान लीजिए मन में सवाल आए तो ये सारी मतलब जितने भी मन में ये सवाल आते हैं इन सब का हम चाहे तो मतलब जवाब पा सकते हैं अतीत के बारे में पढ़ के। ठीक है, उसमें आखेटक भी होगा यानी शिकारी, जैसे आज भी शिकारी है। ठीक है, तो उस समय भी जो शिकारी होते थे उनके बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, कृषकों के बारे में जान सकते हैं, शासक उस समय जो थे राजा महाराजा उनके बारे में जान सकते हैं, व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं और कैसे उस समय व्यापार होता था ये भी जान सकते हैं, पुरोहितों के बारे में जान सकते हैं, शिल्पकार या फिर कलाकार हो गए या फिर संगीतकार हो गए, इन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्या तब भी वैज्ञानिक होते थे, अगर ये भी हम मेरे मन में सवाल आए तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और ये सारी जानकारी हम कैसे इकट्ठा करेंगे, हम जब अतीत के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से हमको ये सारी जानकारी मिल सकती है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे। ठीक है, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। और इसके साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से उस समय खेल होता था। आजकल जैसे तो अब तो सिर्फ ऑनलाइन का जमाना हो गया, कोई पबजी खेल रहा है तो कोई कुछ खेल रहा है तो कोई कुछ खेल रहा है। ठीक है, तब जैसे होता था कि कुछ समय पहले, आज भी जैसे होता है, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, लेकिन जितना क्रेज कुछ साल पहले था, 10-20 वर्ष पहले था, आज के समय में उतना क्रेज नहीं रह गया। अब बच्चा लोग उठ रहा है और उठते उठते मोबाइल चलाना स्टार्ट। ठीक है, तो वो सब पहले नहीं था। उसी तरह और भी अगर कुछ साल पहले जाओ, 100 साल 200 साल 1000 वर्ष पहले जाए तो उस समय के बच्चे सब क्या खेलते थे, क्या
ठीक है, क्या वो लोग भी सिर्फ यही वॉलीबॉल या कबड्डी ही खेलते थे या फिर और भी कोई खेल था? तो ये सारी जानकारियां हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, उस समय कौन सी कहानियां सुना करते थे, जैसे हम लोग को भी दादी नानी कहानी सुनाती थी, तो उस समय बच्चों को कौन सा कहानी सुनाया जाता था, कौन से वो लोग नाटक देखते थे, या फिर कौन से, क्या उस समय बॉलीवुड था तो बॉलीवुड का गाना सुनते थे या फिर कोई और चीज का गाना सुनते थे, किस तरह का गाना सुनते थे, ये सारी जानकारी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब इसमें हेडलाइन है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, पृष्ठ 2 में जाइएगा, ये देखिए ये पृष्ठ क्या है, 1 है। जब पृष्ठ 2 में जाइएगा तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि उसमें मानचित्र 1 है, उसमें आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, उसमें कहा जा रहा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी यानी कि नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक किसको कहते हैं? संग्राहक का मतलब कलेक्शन जो करते थे। ठीक है, यानी चीजों को इकट्ठा करते थे, उनको हम क्या कहते थे? संग्राहक। अब कुशल संग्राहक, जैसे देखिए कुशल का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। और कुशल कोई भी चीज में कोई अच्छा कैसे हो सकता है उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, हम ही ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो हम एक कुशल कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? जब हमको अपने काम के बारे में अच्छा से जानकारी हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हो, जितने नियम कानून हो सब पता हो, तभी हम कुशल एक कर्मचारी बन सकते हैं या फिर कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह है कि कुशल संग्राहक कब कोई बन सकता है। ठीक है, तो कुशल संग्राहक का मतलब हो गया कि जो अच्छे से जानकार हो। तो वही कह रहा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी नर्मदा नदी के आसपास जो मतलब जंगल थे उसमें वो उससे परिचित कहने का मतलब कि कहाँ पर खाने के लिए फल मिलेगा, कहाँ पर रहने के लिए कुछ लकड़ी मिलेगा, मतलब कि लकड़ी मिलेगा तो ही तो घर बना पाएंगे ना। ठीक है, तो किस तरफ जाएंगे तो किस तरह का फल मिलेगा, या किस तरह का उधर जाने पर मतलब, या फिर ये भी पता होना चाहिए कि किधर किस तरह के जानवर रहते हैं। मान लीजिए कि पता चला कि हमको पता नहीं है और हम उसी दिशा में चल गए जहां शेर रहता है। पता चला कि हम गए फल इकट्ठा करने और शेर हमको इकट्ठा करके रख लिए। ठीक है, तो वो क्या थे, सारी चीजों से वो मतलब परिचित थे और इसलिए वो क्या थे, उनको कहा गया कि वो कुशल संग्राहक थे। यानी वो विशाल क्षमता से, यानी आसपास के सारे चीजों से वो क्या थे, परिचित थे। साथ ही कौन सा फल खाने वाला है, कौन सा फल नहीं खाने वाला है, बहुत से फल होता है खाने के बाद आपका तबीयत खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका भी वो क्या थे, जानकार थे। तो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। जरूरी नहीं है कि वो संग्राहक थे तो सिर्फ और सिर्फ वो फल मूल ही मतलब इकट्ठा करते थे। जरूरत पड़ने पर कभी कभी वो लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे। तो अब आते हैं पेज 2 में। यहाँ देखिए करा कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखो यही मानचित्र 1 है। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा तो यही क्या है, आपका मानचित्र 1 है। तो आपको यहाँ देखिए ये आपका क्या है, मानचित्र 1 है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ मानचित्र 1। सबसे पहले आपको कहा गया था नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा यही क्या है, आपका नर्मदा नदी है। यहीं पर जो थे लोग रहते थे शुरुआत में लाखों वर्ष पहले, वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर कभी कभी क्या करते थे वो लोग, तो शिकार यानी अखेट भी क्या करते थे। अब आपको कहा गया था कि किरथर और सुलेमान पहाड़ी का पता लगाने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, किरथर और यहाँ पर है सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, अब क्यों कहा गया था इसका पता लगाने के लिए, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्यों कहा गया पता लगाने के लिए, क्योंकि यहीं के जो स्त्री और पुरुष थे वो सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना क्या किए थे, शुरू किए थे, आरंभ किए थे। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। अब आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में आपको गारो पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि गारो पहाड़ी कहाँ है और विंध्य पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, आपको गारो पहाड़ी नजर आएगा और ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपको विंध्य पहाड़ी है। अब क्यों आपको कहा गया था गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी का पता लगाने के लिए, तो चलिए अब वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ ये
कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था। यानी गारो में उत्तर पूर्व गारो पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे पहले क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, अब आपसे जब पूछा जाएगा कि चावल जो सबसे पहले उपजाया गया था वो क्या थे, तो विंध्य के उत्तर में, देखिए यहीं पर विंध्य है, इसी के उत्तर में जो जगह था वो क्या था, वहीं पर सबसे पहले चावल क्या किया गया था, उपजाया गया था। अब आपसे कहा जा रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब उसी मानचित्र पर अब आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी का पता लगाए। तो चलिए फिर से चलते हैं मानचित्र 1 पर और पता लगाते हैं कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में। ठीक है, तो यही आपका क्या है, मानचित्र 1 है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं सिंधु नदी। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका क्या है, सिंधु नदी है। ठीक है, और ये जो रेखा किया है, ठीक है, यही क्या है, सिंधु नदी है। अब देखिए कह रहा है कि सहायक नदी क्या होता है, वो मतलब जो नदी आके बड़े नदियों में मिल जाती है। बहुत से छोटी नदियां होती है जो जाके बड़े नदियों में मिल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो सिंधु नदी का सहायक पता करने के लिए बोला। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये सारी जो नदियां हैं यहाँ से, जैसे हो गया आपको झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सब क्या है, ये सब आने के बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर आने के बाद मिल जा रहा है। ठीक है, ये सभी के सभी नदी आने के बाद यहाँ मिल गया। तो ये आपका क्या है, ये सारी नदियां जो है वो सिंधु नदी का क्या है, सहायक नदी। ठीक है, तो चलिए आगे अब पता करते हैं कि क्यों हमसे कहा गया सिंधु नदी के बारे में पता लगाने के लिए और उसके सहायक नदी के बारे में। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अभी आपको हमने बताया कि सहायक नदियां उन्हें कहती है जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, जब नगर का शुरुआत हुआ तो सबसे पहले इन्हीं यानी सिंधु नदी के किनारे जो है 4700 वर्ष पूर्व के आसपास आरंभिक नगर का मतलब विकास हुआ था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और जब सबसे पहले 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ था, लेकिन अगर गंगा के आसपास नगरों का विकास कब प्रारंभ हुआ था, तो वो आपको 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर कह रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है, चलिए अब ये भी है तो ये भी एक बार देख लेते हैं। ये आपका मानचित्र 1 हो गया। ठीक है, और गंगा और इसका सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है, इसी के बारे में हमको क्या करना है, पता लगाना है। तो ये आपका देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका हो गया गंगा नदी। ठीक है, और यहां से देखिए ध्यान से, ये है आपका सोन नदी। ठीक है, आपको देखिए यहां से पता चलेगा, ये आपका हो गया सोन नदी और ये हो गया गंगा नदी। यही जाके आपको क्या कर रहा है, मिल जा रहा है। तो गंगा नदी और सोन नदी के बारे में पता लगाने के लिए बोला गया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्यों बोला गया था हमको पता लगाने के लिए। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के आसपास जो क्षेत्र था प्राचीन काल में, उसी को हम लोग मगध के नाम से जानते थे और आज के समय में हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब आपको एक यहाँ वर्ड आ रहा है, वो है आपका उपमहाद्वीप। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है उपमहाद्वीप। तो पहले जान लेते हैं कि उपमहाद्वीप किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मानचित्र 1 दक्षिण एशिया। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये पूरा पोर्शन पे कह रहा है कि दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया क्या है, ये सारे जितने भी देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं, तो आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार है। ठीक है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब जब आपको उपमहाद्वीप का नाम का जिक्र होगा तब आपको समझना है कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो दक्षिण एशिया के बारे में बात हो रहा है। तो जब भी हम उपमहाद्वीप बोले तो समझिएगा कि दक्षिण एशिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो कह रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के यानी कि दक्षिण एशिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ठीक है, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा क्यों करते थे। ठीक है, इसमें बहुत से कारण हो सकता है, जिसमें एक कारण ये भी है, देखिए, कि कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे। जैसे मान के चलिए कि आज आप यहाँ रह रहे हैं, अचानक यहाँ बाढ़ आ गया या सूखा आ गया, तो मजबूरन यहाँ से क्या है, हम लोग को पलायन करना पड़ेगा। पहले तो कृषि ही आधार था। अब मान लीजिए हम यहाँ रह रहे हैं, खेत अच्छा से फसल उपजा रहे हैं, ठीक है, और अचानक यहाँ सूखा पड़ गया, अब हमसे मतलब वहाँ फसल नहीं हो पा रहा है, तो हमको फिर कहीं दूसरा जगह देखना पड़ेगा। तो उसके कारण लोग पलायन करते थे, या फिर बाढ़ आ जाता था, उस कारण लोग को पलायन करना पड़ता था, या फिर कभी कभी लोग काम के तलाश में भी क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ठीक है, वही कह रहे कि कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो कभी कभी क्या होता था, सेना एक स्थान से दूसरे स्थान, अगर युद्ध हो गया तो एक दूसरा पर विजय हासिल करने के लिए क्या करते थे, जाते थे। उसके साथ साथ कह रहा है कि इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक है, जैसे आज के समय में भी देखिए तो फालूदा वाले हो गए, ठेला वाले हो गए, अपना सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं ना। सुबह सुबह देखिएगा शहर में तो ठेला वाले सुबह सुबह अपना सब्जी ही है, कुछ भी है, लेके क्या करते हैं, निकल जाते हैं। कि जो नहीं जा सकते हैं वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वो भी उसी तरह क्या करते थे, पहले जो व्यापारी थे अपने मूल्यवान वस्तुओं को लेके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए क्या करते थे, आया जाया करते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे वो लोगों को शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, आते जाते थे। तो लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों यात्रा करते, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सेना एक दूसरा पर विजय पाने के लिए आया जाया करते थे, व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए आता जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त धार्मिक गुरु जो थे वो क्या करते थे, शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। काम के तलाश में लोग आया जाया करते थे, या फिर आपको हो सकता है कि आपदा के कारण लोगों को अपना जगह बदलना पड़ता था। तो बहुत से इसके क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे, चारों रहे, ठीक है, और पांचों ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज कर दे। तो उस केस में आपको क्या करेंगे, अगर पता रहेगा तो आप बताइएगा। ठीक है, तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए ये सब तो हो ही गया। ठीक है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ठीक है, जैसे घूमने के लिए, ठीक है, कि हम नया जगह देखेंगे, नया जगह खोजेंगे। ठीक है, इस कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज भी हम लोग ट्रेवल करते हैं, यही कारण है। ठीक है, घूमते हैं, नए नए जगह को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनके बातों को समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें के लिए क्या है, आज भी हम लोग यात्रा करते हैं, कल भी यात्रा करते थे, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ठीक है, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उपमहाद्वीप यानी दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए हैं और यहीं क्या किए हैं, बस गए। कुछ आके चले गए और कुछ यहाँ बस गए। ठीक है, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। आइए अब है देश का नाम। ठीक है, हम लोग का जो देश का नाम पड़ा है वो किस तरह का पड़ा है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, एटलस में कह रहा है आपको ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, यानी अब सबसे पहले क्या है कि देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले
इंडिया किसने नाम रखा था, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु जो नदी थी उसको हिदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। उत्तर पश्चिम में एक लोग रहते थे, कुछ समूह था, उनको भारत के नाम से हम क्या करते थे, जानते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। भारत पहले क्या था, कुछ समूह के लोगों को भारत कहा जाता था, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी है। बाद में चल के इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। करा कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अब प्रश्न है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, ठीक है। हम बहुत तरीके हैं अतीत के बारे में जानने के लिए, लेकिन सबसे एक तरीका जो है वो क्या है कि अगर अतीत में कोई चीज लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उसको ढूंढना और पढ़ना। जैसे आज का जो जीवन है, बहुत से ऐसे नेता हो गए या फिर मान लीजिए कि बहुत सी चीजें हुए जो लोग अपना जीवनी लिखता है, ठीक है। हर कोई अपना अपना जीवनी लिखता है, नहीं भी होता है तो कोई अपना डायरी में कुछ लाइन लिख के छोड़ भी देता है। तो क्या है कि आज हम लिख के छोड़ दिए, ठीक है, वो हो सकता है कि 100 वर्ष बाद किसी को मिल जाए, ठीक है। अगर वो देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर वो समझ गए कि हम क्या लिखें, तो समझेंगे कि हाँ मेरा जीवन कैसा चल रहा था, ठीक है। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो इनमें एक तरीका क्या है कि उस समय लिखी गई पुस्तकों को ढूंढे और उसको पढ़े। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, ठीक है। उस समय जो पुस्तकें थी, आज तो हम लोग कंप्यूटर पर भी लिख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या था, हाथ से लिखे होने के कारण क्या है, उनको हम पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है, ठीक है। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और इसमें जो लैटिन शब्द है वो मेनु जो है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, हाथ है, ठीक है। तो हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। ये जो पांडुलिपियां है वो क्या है, लगभग तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो एक तो हो गया कि या तो तार पत्रों पर लिखी जाती थी, या फिर एक भूर्ज नामक पेड़ होता था जिसके छाल से मतलब भोजपत्र बनाया जाता था, उस पर लिखा हुआ मिलता था, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पेड़ की छाल से वो निकाला जाता था, तो भूर्ज नामक पेड़ के छाल से वो बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ एक आप पास में देखिएगा, यहाँ पर एक लाइन ये भी यहाँ दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कि तार पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये जो नीचे आपको पांडुलिपि देख सकती है, ये भूर्ज के पेड़ के छाल से क्या है, बना हुआ है, ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, ठीक है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है, ठीक है। बहुत से ऐसे पांडुलिपियां हैं जो या तो खराब हो गए या फिर कुछ नष्ट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत से पांडुलिपि जो आज भी मंदिर या विहारों में उपलब्ध है, ठीक है। पांडुलिपियों में मैक्सिमम क्या मिलता है, ठीक है। तो इस पुस्तकों में क्या होता है, धार्मिक मान्यताओं या व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा रहता है, औषधि के बारे में लिखा रहता है, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय पर वो सब क्या है, उसमें सब चीज लिखा हुआ मिलता है आपको, ठीक है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पहले प्राकृत भाषा का जो लोग था, वो प्राकृत भाषा जो था वो उसे आम लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये जो तार पत्रों पर मिला रहता, लिखा हुआ जो मिलता है, वो संस्कृत में भी है, प्राकृत भाषा में भी है और कुछ तमिल भाषा में भी है, ठीक है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं।
ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासकों लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। करा कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जो अभिलेख क्या होता था, पहले देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है आपको, ये एक बार पहले इसको पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, करा कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये जो आपको सामने अभिलेख दिख रहा है, ठीक है, यानी जो पत्थर पर इसको हम क्या करते थे, इसको लिखा हुआ रहता था। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये जो आदेश आपको दिख रहा है, ये अफगानिस्तान के कंधार में मिला था और ये अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, आगे जाओगे तो उसको पढ़ने के लिए मिलेगा। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं और बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यहां से देख सकते हैं कि कभी कभी शासक, देखिए अब अभिलेख क्यों लिखा रहता था, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ठीक है, वो लोग कोई आदेश हो गया या कोई सूचना हो गया, ठीक है, जैसे आज के समय में सूचना होता है नेट पर उपलब्ध हो जाता है, या फिर कुछ साल पहले जाइए, समय पहले जाइए, जब नेट नहीं था तो क्या था, हम लोग के कॉलेज वगैरह में सूचना पट पर साट दिया जाता था, जिसे हम लोग देखते थे और पता चलता था कि ठीक है एग्जाम होने वाला है या फॉर्म भराने वाला है। ठीक है, तो उसी तरह राजा महाराजा अभिलेख पर वो क्या करते थे, लिखवा देते थे ताकि उस पर मतलब जो उनके नागरिक है वो देख सके और अगर कोई आदेश है तो उसका पालन कर सके, कोई सूचना है तो उसको पढ़ सके। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। ठीक है, जैसे आज ही के समय में देखा जाए तो जैसे क्या होता है कि कोई रोड का नया सड़क बना तो वहां लिखा जाता है ना कि इस विधायक के मतलब कि सौजन्य से बनाया गया, या मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से बनाया गया, या प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से बनाया गया। तो उसी तरह क्या होता था कि कोई अन्य लोग भी थे, अगर अपना मतलब कि कोई अच्छे कार्य किए तो वो भी क्या करते थे, अभिलेख अपना वहां लगवा देते थे कि ये ऐसा ऐसा बात है, या फिर राजा महाराज जो भी है सब कोई अपना अपना क्या करता था, वहां उत्कीर्ण करवाता था। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, या फिर कोई अगर शासक कहीं जीत गया तो वो भी क्या करता था, उसमें उत्कीर्ण करवाता था। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती थी? अच्छा, जैसे देखिए तारपत्र पर भी तो लोग करवा सकता था, लेकिन कठोर सतह पर लोग क्यों करवाया? ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए पहले तो एक क्वेश्चन है कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। सिंपल सा, सबसे पहला अगर नॉर्मल देखा जाए तो जो तारपत्र थे या भुर्ज के पेड़ के छाल से जो बनवाते थे वो क्या थे, जल्दी नष्ट हो जाते थे, लेकिन ये सब अभिलेख जल्दी नष्ट नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा फायदा इसका तो ये होता था। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, ऐसे वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो पुराने, मान लीजिए कि पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, जो इनका अध्ययन करता है उनको हम लोग क्या करते हैं, या फिर पुराने वस्तुओं को क्या करता है, मतलब कोई चीज बना उसका अध्ययन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। और ना सिर्फ मतलब अध्ययन करने का मतलब कि उसका छानबीन भी टोटल, मतलब पूरा गहन अध्ययन करना, जिसे होता है ना उसका पूरा तह तक जाना, वैसे वो क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि कुछ वस्तुएं पत्थर का भी बना होता था, कुछ मिट्टी का भी होता था और कुछ क्या होता था, धातु का बना होता था। ऐसे तत्व
कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। यहाँ पर चलिए एक बार बाएं में साइड में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये जो आपको सामने दिख रहा है उसको लिखा गया है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में, अब ये बाएं इसका बात हो गया, और दाएं में ये जो दो दिख रहा है, ठीक है, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न है, ठीक है। तो ये जो है एक पात्र है जो कि 4700 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग होता था, और दूसरा एक चांदी का सिक्का है जो 2500 वर्ष पूर्व इसका क्या होता था, प्रयोग होता था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, ठीक है। ये सब प्रश्न है जो आगे चल के हमको जानकारी मिलेगा, ठीक है। अब ये है कि वस्तुओं के साथ साथ वो क्या करते थे, जानवरों, मछलियों तथा चिड़ियों की क्या करते थे, हड्डियां भी इकट्ठा करते थे, ताकि वो पता लगा सके कि जो अतीत में जो लोग थे वो क्या खाते थे, ठीक है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से, पांडुलिपि से हो गया, अभिलेख से हो गया, पुरातत्व से हो गया, तो उनसे जो जानकारी ज्ञात होता था उसके लिए लोग क्या करते थे, इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतिहासकार किसको कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो पुराने समय का जाके अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब पुराने समय में नहीं चले जाते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ढूंढते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करने जाते हैं, ठीक है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि 100 वर्ष पहले हमको जानना है कि आखिर कैसा हो सकता था, तो देखिए हम तो स्वयं तो नहीं जा सकते 100 वर्ष पहले, ठीक है, ना ही किसी को भेज सकते कि जाओ तुम 100 वर्ष पहले पता लगा के आओ, कोई टाइम मशीन तो है नहीं, ठीक है। तो पता लगाने के लिए सबसे क्या है कि कैसे क्या होता था, तो सबसे जो होते थे इतिहासकार और पुरातत्वविद, वो पुराने समय की चीजों को इकट्ठा करते थे और उसके आधार पर जानकारियां जुटाते थे, ठीक है। और उससे एक काल्पनिक कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो जाके तो देखे नहीं है, एक काल्पनिक मतलब ठोस होता था लेकिन काल्पनिक ही कहेंगे, उसके आधार पर वो बताते थे कि इस तरह का जो हमारा मतलब अतीत है वो रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। अतीत एक या अनेक। अब अतीत एक है या बहुत सारा है, इसके सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, ठीक है। इस पुस्तक का शीर्षक ही है हमारे अतीत भाग 1। ध्यान से पढ़िएगा, पूरा जो बुक है उसका नाम ही क्या है, हमारा अतीत है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। यहाँ पर जो अतीत है सिंपल सा है, हमारे अतीत। अगर एक वचन में होता तो मेरा अतीत होता, लेकिन हमारे अतीत लिखा गया, यानी बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, ठीक है। यानी अलग अलग लोगों के लिए उनका अतीत अलग अलग हो सकता है। मान के चलिए मेरा अतीत कुछ और रहा होगा, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप ही लोग का अतीत कुछ और रहा होगा, जरूरी नहीं कि मेरा और आपका अतीत सेम हो। उसी तरह उन लोग उस समय भी अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग समूह के लिए उनका अतीत भी अलग अलग थे, ठीक है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। उदाहरण में दिया है कि जो कृषक थे या फिर पशुपालक थे उनका जो जीवन था और राजा महाराजा का जो जीवन था, उन दोनों के अतीत में भिन्नता होगी। उसी तरह जैसे जो व्यापारी हैं और जो शिल्पकार है, दोनों के अतीत में भी भिन्नता होगी, ठीक है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा
फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आज ही के समय में बताया गया है कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश जो लोग हैं वो अपना भोजन क्या करते थे, मछली पकड़कर या फिर शिकार करके या फिर फल फूल संग्रह करके अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो शहर में लोग रहते हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य लोगों पर क्या है, कृषकों पर एक तरह से कह सकते हैं वो क्या है, निर्भर है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। सबसे बड़ा दूसरा चीज और है कि जो उस समय शासक थे, राजा महाराजा थे, वे अपने लड़ाई हो गया, कुछ भी चीज हो गया, उसका एक क्या करते थे, लिखित में रखते थे, लेखा जोखा उनका था। लेकिन जो आम आदमी थे, आज के समय में भी आम आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपना जीवनी लिखे। ठीक है, कि हम लोग भी आज कोई नहीं लिखता है, शायद ही आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं शायद ही कोई लिखते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले भी जो आम आदमी थे, जैसे हो गए कृषक, हो गए मछुआरा, हो गया संग्राहक, हो गए, ठीक है, तो ये लोग अपना जीवनी नहीं लिखते थे। ठीक है, तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अब आते हैं तिथि पर। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब तिथियों का कैसे उल्लेख किया गया इसमें, तो जहां ईस्वी शब्द है, इसका मतलब कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उनके समय के बाद के समय को ईस्वी में लिया गया, और ईसा पूर्व जहां लिया गया उसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, अगर मान के चलिए आज 2024 है तो 2024 का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष बाद ये हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। ठीक है, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा रहता है। ठीक है, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये भी क्वेश्चन में कितना बार आता है, तो ये सब क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका सब तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सी, ये सब जितना है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन है, ये सारी क्या है क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी के किनारे लगभग जो वर्ष मतलब कि नगर बसे थे वो क्या थे, 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये सारी जो तिथियां हैं, और भी था जैसे नर्मदा नदी के किनारे जो थे उस समय वो कुशल संग्राहक थे। तो छोटा छोटा जो पॉइंट है ये ऐसे आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप बना के हम आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, जब अगला वीडियो आएगा दूसरे चैप्टर का, ठीक है, अध्याय 2 का, तो उसके पहले एक छोटा सा नोट्स हम लेके आएंगे। उसमें आपको एक छोटा सा रिवाइज करवा देंगे पहले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे, और उसके साथ अगर पॉसिबल होगा तो जो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे। 5 ही क्वेश्चन बने, 10 ही क्वेश्चन बने, वो क्वेश्चन हम आपको क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।